हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। तो इस पेज के ऊपर ना, अदनान बेग पेज के ऊपर ना, मैं अक्सर जो वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ ना, वो होती हैं लाइक रील्स, थोड़े छोटे मोटे डांस की रील्स या कोई लिपसिंग वगैरह की वीडियोस होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना एक डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाई जाए। एक एनालाइज बेस्ड वीडियो होनी चाहिए। तो ये एनालाइज मैं करूँगा जी एक सॉन्ग के ऊपर, और वो सॉन्ग है जी सात समुंदर पार। आई होप आपने भी सुना होगा। सो आइकॉनिक सॉन्ग है ये। और ये फिल्म है जी विश्वात्मा। फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं वो गुलशन राय हैं, और डायरेक्टर जो हैं वो राजीव राय हैं। और म्यूज़िक जो फिल्म का और जो गाने का था, अब वो एक पर्सन का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, वैसे और भी होंगे। तो जो कंपोज़र थे वो विजू शाह थे, और जो सॉन्ग लिखा था ना ये वाला, ये अनंत बख्श थे। मुमकिन है इसमें कुछ और भी लोग ऐड हों, अकेला बंदा तो ये सब नहीं ना कर सकता। तो बहरहाल मैंने जो एक पर्सन का नाम लिखा है अनंत बख्श, जिन्होंने ये राइट लिखा था सात समुंदर पार, ठीक है। और ये जो गाना गाया था ये साधना सरगम जी की आवाज़ थी, और बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। और अब हम जी इसमें जो गाना था ना, वो जो मेन हीरोइन थी एज आ डांसर, वो दिव्या भारती जी थी। और अब ये गाने का जो स्टार्टिंग होता है, जब आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में जब ये चलता है ये गाना, तो उस वक़्त सनी देओल जी जाते हैं थोपिया में ना किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो एज आ पुलिस वाले होते हैं। और वहाँ पे जो दिव्या भारती जी होती हैं वो एज आ कोरियोग्राफर होती हैं, इंडियन कोरियोग्राफर बनी होती हैं। और वो बेसिकली जाती है सनी देओल जी के पीछे। वो उनसे लव होता है ना उनका, तो वो उनके पीछे जाती हैं। और इसीलिए उन्होंने जो इस गाने के अंदर उनकी जो रंगत है दिव्या जी की, वो प्रॉपर एक सांवली रंगत दिखाई गई है। और उनका जो सूट भी बिल्कुल एक सिंपल सा आपको मालूम होगा वाइट कलर का, बट बहुत अच्छा है। उनके ऊपर जो एक काम हुआ हुआ लेस वगैरह का, वो बहुत अच्छा है। उनकी जो हेयर लुक है वो बहुत अच्छी है। यानी कि कुछ उन्होंने कहने के अफ्रीकन टच दिया है स्टार्टिंग में, और जो है ना कुछ वाला वो हिंदुस्तानी दिया गया है। तो खैर हम गाना भी स्टार्ट करते हैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब अच्छा, ये जो ना मैंने शिमारो के यूट्यूब चैनल से ये डाउनलोड किया है। तो जब आप ये गाना डाउनलोड करते हैं ना, आई थिंक 6.5 मिनट या 7 मिनट के अराउंड है। और ये 4 मिनट 4 जो सेकंड्स होते हैं ना, वो शिमारो के एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आगे मैं सेकंड्स नोट करके आपको बताऊंगा ना, तो हो सकता है जब आप कहीं और से गाना उठाएं तो आपको 20 के बजाय 15 सेकंड पे ऐसा सीन मिले। ये जो हैंड शेकिंग की गई है ना, दिव्या जी ने जो हैंड शेकिंग किया है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। यानी कि बहुत एक वो फ्लेक्सिबल टाइप की वाइब आती है देख के। खास तौर पे ये वाला पीछे करके भागते जाते हैं ना अफ्रीकन स्टाइल में, वो जिंगा लाला वो वाला जो स्टाइल होता है ना, वही मालूम होता है। ये जो सर्कस की कलाबाजियाँ लगाई गई हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आई हैं। यानी कि एक एक पॉइंट पे उन्होंने जो लगाया है ना, ये यूं यूं करके, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस। यहाँ पे दिव्या जी का जो ये तो घाघरा पहना हो, ये बहुत ही गोल्ड लग रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैक पे लाइटिंग है ना, तरह की कलरफुल लाइट, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। और चुंकी पांडे जी का ये एक्सप्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। सनी देओल यहाँ पे बिल्कुल वो एक कैटू बॉय लग रहे हैं, जैसे वो एक बिल्ली नहीं होती, एक बिल्ला नहीं होता, को देख रहा होता है ऐसे करके। वो बिल्कुल वही लगे, भोले भाले से लग रहे हैं। वो तजस्सुस भरी निगाहों से देख रहे हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा ना कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, यहाँ पे जो दिव्या जी की राइट साइड पे एक आदमी है ना इस तरफ, वो जो लंबा सा है, ठीक है ना, वो जब ऐसे गर्दन घुमाते, मतलब कि गर्दन ऐसे आगे पीछे करता हुआ आगे आ रहा है ना, मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगा है। और ऐसे ही दिव्या जी की जो लेफ्ट साइड के पीछे एक आदमी है ना मोटा सा, उसने ये हाथों की इस तरह से इशारे किए हैं ना, ये वाले, ये भी मुझे ना बहुत अच्छे लगे हैं। यानी कि उसके ऊपर फिट आए। अगर वो अकेला होता ना, फिर शायद वो बिल्कुल एक बोरिंग सा स्टेप बन जाना था। बट वो क्योंकि दिव्या जी का स्टेप ज़्यादा लगता है ना, फ्लेक्सिबल स्टेप वो फील हो रहा है। और वो जो पीछे डांस कर रहे हैं ना, उनका अपने अपने हिसाब से ना, उनकी बॉडी के हिसाब से
ज़्यादा उनके ऊपर ना वो अच्छा लग रहा है, कम्बिनेशन बन जाता है ना, कंबाइन कम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करने वाली, जब उन्होंने कहा ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जो लड़कों का एक स्क्वाड बना हुआ है ना, वो जो पीछे से आता है ना, वो वहाँ से जहाँ पे वो शैम्पियंस वगैरह दी जाती है, वहाँ से वो यूं करके घूमते हुए आते हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव लगता है। आप जब ये सॉन्ग सुने ना, इसको वीडियो में जूम करके देखें, क्योंकि अभी ऐसे देखेंगे ना आप पोर्ट्रेट मोड में या रोटेट में, तो आपको सही से नज़र नहीं आएगा। तो आप ये इनका जो ये स्टेप है ना, ऐसे ऐसे वाला, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये वाला ख़ास तौर पे जो दिव्या जी ने स्टेप किया ना, वंडरफुल, भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। ये मैं भी खुद ट्राई करता रहता हूँ जब कोई नहीं होता ना घर में उस टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे स्टेप। और दूसरा ये क्लब का जो एक माहौल बना हुआ है, अक्सर आप कहीं डांस वगैरह में देखेंगे ना, तो कुछ होता है कि लोगों का ध्यान डांसर्स की तरफ इतना नहीं होता ना, बट यहाँ पे क्लब के अंदर सारी जितनी भी आवाम बैठी हुई है ना, सबका ध्यान दिव्या जी के वो जो ग्रुप है ना, उनकी तरफ है, डांस ग्रुप की तरफ। साउंड भी आप चेक कर सकते हैं, ये साउंड बिल्कुल वो होता है ना, झींगा लाला हो, झींगा लाला टार्जन टाइप का, ये वो वाला उन्होंने टच दिया है इसका। अच्छा, ये जो था ना कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, इसके पीछे जो दिव्या जी के पीछे एक आदमी मोटा सा, अब उसको जूम करके जब देखते हैं ना, तो उसकी जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे दिलकश लग रहे हैं वो। यानी कि जब आप इसको जूम करें ना, और आप पीछे वाले स्क्वाड को भी देखें जो डांस कर रहा है, तो इसके ऊपर नज़र आपकी अक्सर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो दिव्या जी कहती है ना, अखियाँ नीचे नीचे करके आ गई, अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही हैं। एक वो मासूम सी लड़की होती है ना, एक इनोसेंट किस्म की लड़की होती है, बहुत ज़्यादा वाइब यहाँ पे आ रही है, और उनके ऊपर जो एक ब्राउनी शेड है ना स्किन का, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। आप उनकी आंखों को देखें ना, अगर गौर से देखें ज़रा आप, तो फील करके इस चीज़ को ना, फील करके आप ज़रा देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पे भी बहुत अच्छा उन्होंने डांस किया है। यहाँ पे ये जो शख्स है ना, ये जो डांस कर रहे हैं, जिन्होंने ये कोट पहना हुआ है ग्रे कलर का, अब इनका ये वाला स्टेप करना मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब अगर ये अकेले होते हैं ना, शायद वो इतना अट्रैक्टिव ना लगता, बट क्योंकि ये एक गाना इस तरह से बनाया गया है कि दिव्या जी के स्टेप बिल्कुल अलग से होते हैं थोड़े से, और जो पीछे डांस कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उनके थोड़े थोड़े से ना डिफरेंट होते हैं, फ़र्क होता है उनके अंदर ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं, तो जिसकी वजह से ना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाता है डांस का। और ये ऐसे ऐसे करना ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। यानी कि जब आप ये गाना देख रहे हो ना वीडियो में, तो आपकी नज़र इन साहिब के ऊपर भी ज़रूर जाएगी।
ये वाला बहुत खूबसूरत, ये जो है ना वो रूफ बना हुआ है, लाइटिंग्स का रूफ ऐसे ऐसे घूम रही हैं, ये बहुत अच्छी एक वाइब आती है। और जब वो आखिर में कहती है ना ला 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 ला, तो इसमें बहुत ना एक क्लासिकल सी वाइब आती है ना, वो एक देहातों वाली, शहरों वाली, एक वो एक होती है ना, एक अकेलेपन की भी थोड़ा सा टच होता है, वो वाली वाइब आती है आपको। अब ये स्टेप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, जैसे ये दिव्या जी ऐसे करती है ना, वो जो जिंगल अलू वाला टार्सन वाला स्टेप, वो किसी जंगल से आई हुई है ना, तो वो वाली वाइब भी आती है। अब दिव्या जी ने जो हाथ रखा है ना सनी देओल के ऊपर ऐसे करके, ये भी बड़ा जो एक किसी को आपने हौसला देना हो तो उस तरह का भी होता है, तो ये भी मुझे ना काफ़ी लगा। अब सारी जनता की नज़र जो उनकी तरफ ही है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे लोगों की नज़र इधर हो जाए इधर हो जाए। अच्छा, इसमें जो था ना सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जैसे वो लड़कियां ना दो इधर हैं और दो लड़के इधर हैं, दो इधर हैं, ऐसे करके ना वो यूं करके लड़कियां पीछे को जा रही हैं और वो लड़के आगे को आ रहे हैं। ये भी काफ़ी एक ना फैंटेस्टिक किस्म का फील होता है। अच्छा, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन दिव्या जी ने दिए हैं, और साथ में जो उनका स्क्वाड है ना उन्होंने भी काफ़ी अच्छा दिया। अच्छा, चुंकी पांडे का ये जो वाला स्टेप है ना, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगे, जैसे होता है ना शरारती किस्म के लड़के होते हैं, है ना, वो नटखटे से, शैतान से, चालाक से, पर बट होते थोड़े से वो मासूम ही है। अब ये हुआ कि नसीरुद्दीन जो शाह साहब है वो भी उठ गए वहाँ से ना, जो डांस का जो आखिरी मरहला जा रहा है ना सॉन्ग का, तो वो इतना क्रेज बढ़ जाता है, आखिरी जो उसकी लिरिक्स है ना, जो बैठे हुए लोग हैं ना उनको भी एक अंदर से ना वो जोश शुरू हो जाता है, जज्बात उनके भी ना वो एक से हाइप क्रिएट हो जाती है, तो वो भी फिर ना वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें दिव्या जी ने कहा ना कि मैंने तेरी यादों के जुल्फों में लगाए फूल, तो इनके पीछे जो है ना और जो लेडीज़ भी जंपिंग कर रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि अच्छी लग रही हैं जंपिंग करते हुए ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो शख्स पीछे ना डांस कर रहा है ना दिव्या जी की लेफ्ट साइड पे, लंबा सा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना सूट कर रहा है, यानी कि जब ये आप सीन देखते हो ना 60 to 70% इसके ऊपर भी नज़र जाएगी। अब ये ऊपर से बबल्स आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बबल्स, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। पे दिव्या जी ने बहुत अच्छा स्टेप किया, और ये चुंकी पांडे का स्टेप भी काफ़ी लग रहा है फनी सा। अब ये जो खातून है जिन्होंने ये ब्लू कलर का घाघरा पहना हुआ है, ये आप
इनका जो स्टेप है ना वो पीछे कदमों के नीचे आ गई, वो जो ऐसे ऐसे करती है ना, ये काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव लग रहा है। यानी कि अगर दिव्या जी के बाद आप इनको देखते हो ना हजूम के अंदर, तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये काफ़ी अच्छा सा, ये मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, चुंकी पांडे जी होके बीच में से गुजर जाते हैं। वो बेसिकली ना अपने ही एक फ़नी स्टाइल में ना चुंकी पांडे जी गुजर जाते हैं। इसमें कह लें कि जो लास्ट मोमेंट होते हैं ना, उसमें लोगों को एक जोश चढ़ जाता है ना, अगर इस तरह का गाना हो, उनके जज्बात होते हैं, हाइप क्रिएट हो जाती है। तो ये जो सीन है ना, ये वही वाला है कि जिसमें ना सबको ना हाइप क्रिएट हो गई है, सबका दिल कर रहा है कि मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं। तो ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हो गई है। और अब यहाँ पे जी गाना एंड हो गया है। अब यहाँ पे वो जो है ना सब मस्त हो गए हैं अपनी लाइफ में, कह लो कि सब ने, वो जो है ना सबको गाने ने मस्त कर दिया है। अब यहाँ पे ये घाघरा जो उनको बहुत ज़्यादा सूट करा दिव्या भारती जी को, यहाँ पे जी क्लैपिंग हो गई और ये जी गाना एंड हो गया। ये टोटल था 6 मिनट 20 सेकंड का। तो ये तो था मेरा एनालाइज गाने के मतलब। और अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। अच्छा, जो पहली वाली लिरिक्स वो आती है ना, सात समुंदर पार, उसके बाद आती हैं 3 स्क्रिप्टें आती हैं। ठीक है, एक होती ना रास्ता मालूम, ठीक है, ना तेरा नाम पता मालूम। दूसरा होता है मैंने अपने चिबाड़े से दी तुझको आवाज़। तीसरा होता है मैंने तेरी यादों में लगाए फूल। अब जो मैं ना पहले वाली जो है ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, थोड़ी सी जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आपकी अपनी हो सकती है, बट ये मुझे लगता है कि जो पहली वाली उन्होंने कहा है ना दिव्या, जो साधना सरगम जी ने, कि ना रास्ता मालूम ना तेरा नाम पता मालूम। अब ये बेसिकली किसी ऐसे की सिचुएशन बयान हो रही है, किसी लड़की की या लड़के की भी कह लें आजकल तो ऐसे किसी की सिचुएशन बयान हो रही है जो रास्ते में होते हैं ना, कहीं ऑन द वे होते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, या कहीं बाजार बुजुर्ग गए हैं, कहीं और गए हैं। तो रास्ते में कभी किसी ऐसे शख्स पर नज़र पड़ जाती है आदमी की, जो पहली ही नज़र में कहते हैं ना आपके दिल को भा जाता है। तो ऐसा होता है ना, कभी आपकी नज़र किसी पे पड़ जाए, आपका दिल उस पर आ गया है। अब आप सोच रहे हो यार वो है कौन, उसका नाम भी नहीं पता, रहता कहाँ पे, वो निकल गया, आपको इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर वो आगे कहा ना कि कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। तो प्यार से मुराद ये हो सकता है कि उन्होंने उनको तलाश किया हो। वो चाहत होती है ना, क्योंकि जब आप किसी को तलाश करते हो ना, तो बेसिकली दिल में आपके एक वो उठ रहा होता है ना, गुबार उठ रहा होता है, कुछ भी उठ रहा होता है, तो उसकी वजह से आप उसको तलाश कर रहे होते हैं। तो वो उसके प्यार ने फिर उसको तलाश करना शुरू किया गलियों मोहल्लों में। तो फिर हो सकता है वो कहीं से मिल जाए। तो पहली तो ये सिचुएशन है, यानी कि ये उस आदमी या बंदी की सिचुएशन बयान हो रही है जो ऑन द वे है कहीं भी। दूसरा ये आ जाता है कि मैंने अपने चौबाड़े से तुझको दी आवाज़। अब ये ज़्यादातर जो ये चौबाड़े होते हैं ना, ये होते हैं छोटी बस्तियों में, यानी कि स्मॉल टाउन्स के अंदर होते हैं, या जहाँ पे गलियाँ तंग होती हैं। जैसे आप अगर लाहौर पाकिस्तान में है, लाहौर में है, दिल्ली गेट वगैरह, ठीक है ना, ये अंदरून होता है। और अगर आप इंडिया में है, वहाँ पे दिल्ली है, वहाँ भी गलियाँ तंग तंग सी होती हैं। तो वहाँ पे चुबाड़े बने होते हैं और ऊपर लड़कियाँ खड़ी होती हैं चुबाड़ों के ऊपर, और नीचे लड़के खड़े होते हैं। और ये तो आपको पता होगा, आप में से भी किसी ने ये सीन तो आई थिंक देखा भी होगा और किया भी होगा। तो वहाँ पे वो लड़के जो होते हैं ना, वो नीचे से लाइनें करवा रहे होते हैं लड़कियों के, यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। बट वो जो लड़के होते हैं ना, वो उसने जो आगे कहा है ना कि नीचे खड़ा रहा तू गली में काला रास, ऊपर नहीं आया तो मैं खुद ही नीचे आ गई। तो इससे मुराद ये हो जाता है ना कि शायद वो, अक्सर होता है ना यार, उसके माँ बाप घर में ना हो तो वो फिर मैं कैसे जाऊँगा, तो वो रात की तरह नीचे खड़ा रहता है चुप करके, किसी को पता भी नहीं चलता तो आई थिंक ये दूसरी स्क्रिप्ट हो सकती है इसकी, शायद ये मतलब हो। और तीसरी जो आ जाती है ना कि मैंने तेरी यादों के जुल्फ़ों में लगाए फूल, ये जो होता है ना मैंने तेरी यादों में लगाए हैं। अब ये वो होता है कि आपको पता है भी ये सामने वाले का एड्रेस, नाम पता, सब पता है, बट वो हासिल नहीं हो रहा। अब ये शहरी इलाकों में हो तो शायद डिफरेंट हो सकती है सिचुएशन। गांव देहातों के अंदर जो होती है ना, वो डिफरेंट हो सकती है कि गांव देहातों के अंदर जो है ना, विलेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे लड़कियों को ना शायद वो इतनी इजाज़त ही नहीं होती कि वो अपनी चॉइस का इजहार कर सकें। तो वो यादों यादों में बेचारी बूढ़ी हो जाती हैं, वैसे वैसे, ठीक है। तो फिर उसने आगे कहा है ना कि
आगे तेरी मर्जी, तू कर या ना कर मुझे कबूल। अब ये हो सकता है कि उसने कहा हो कि मैं तेरे से शादी करूँगी, गाँव देहात की है कोई शहर की है, तो अब आगे तो तुम्हारी मर्जी है। अब वो मर्जी, अब जो लड़के होते हैं ना, अगर लड़की अमीर हो ना तो लड़का गरीब हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़का लड़की को रिजेक्ट करेगा। जो लड़का इक्वल होता है ना लड़की के फाइनेंस के बराबर या किसी और मामले में, वही आई थिंक चॉइस का इजहार करता है। शायद वो उसके पास ही होता है कि अब लड़की को कबूल करना है कि नहीं करना, माँ बाप मान रहे हैं नहीं मान रहे, फाइनेंशियली सेटल्ड है, खूबसूरत है, ये वो, ठीक है, ये हो सकता है। अब तीसरा उसने कहा है ना कि मैं अपने बाबुल के बाग और बगीचे छोड़कर आ गई। अब ये जो है ना बाबुल के बाग और बगीचे, अब बाबुल जो लफ्ज़ होता है ना हमारे देहातों में इस्तेमाल होता है, शहरों में होता है, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना हम पाको हिंद के, वो हम जो अपने वालिद को बाबू कहते हैं या बाबा कह दिया, ठीक है, पापा कह दिया। तो अब ये हो सकता है कि बाग और बगीचे जो है ना इससे मुराद देहात के हो। अब देहातों में होती है ना जो वो अमीर लड़कियां होती हैं, वडेरों की बेटियां होती हैं, उनको बाज़ वक़्त किसी से मोहब्बत हो जाती है। अब जिससे मोहब्बत हुई है, क्या वो फाइनेंशियली इक्वली है, जितनी वो लड़की के पेरेंट्स हैं वो रिच हैं, वो वडेरे हैं, तो क्या वो जो लड़का है उसके माँ बाप भी वडेरे हैं? अगर ऐसा होगा फिर तो शायद वो बात बन जाए। अगर वो किसी गुलाम का बेटा या किसी गरीब का है तो फिर सिचुएशन ना थोड़ी डावाडोल हो जाती है। फिर वो कहते हैं ना बाबुल के बाग और बगीचे जो है ना वो छोड़कर आ गई, तो छोड़ के आने से मुराद हो सकता है कि वो भाग गई हो। अगर वो भागी है तो फिर डेफिनेटली वो जिसके लिए भागी है, या तो वो ऐसा शख्स है जिसके नज़रिया से माँ बाप को इख्तलाफ हो सकता है, या फिर फाइनेंस से हो सकता है। फाइनेंस से तो डेफिनेटली फिर वो नीचे होगा, तो उसके लिए वो भाग जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना ये तीन स्क्रिप्टें जो आती है ना खाने के अंदर, फर्स्ट एंड लास्ट के दरमियान में, तो इसका शायद एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है। अब मैं ये नहीं कहता कि यही होगी, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आपकी अलग सोच हो सकती है, बट ये मुझे लगता है कि शायद इससे मुराद ये है, क्योंकि ये सॉन्ग नहीं है बेसिकली, ये एक गाना, एक कहानी है। इसमें ना तीन कैटेगरी की जो लड़कियां हैं ना, ख़वातीन हैं, उनकी जो कहानियाँ बयान हो रही हैं, एक नज़म, एक सॉन्ग, धुन की सूरत में ना। तो ये तीन बेसिकली कहानी और जज्बात हैं तीन लोगों के। तो ये थी जी एक्सप्लेनेशन। ड्रेसिंग की गई थी दिव्या भारती जी की, वो बहुत अच्छी लगी है मुझे। बेसिकली वो जो दिव्या भारती जी क्योंकि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी, इसलिए ना उनको सांवली रंगत तो उनका मेकअप जो वैसा किया गया और ड्रेसिंग भी बिल्कुल वैसी रखी है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसके पीछे की ये भी वजह हो सकती है कि हमारे यहाँ ना बॉडी शेमिंग बहुत होती है रंगत को लेके। तो क्योंकि ये गाना आइकॉनिक सॉन्ग बन चुका हुआ है, तो शायद इसी वजह से डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर, डिज़ाइनर्स ने उन्होंने थोड़ा सा ना ड्रेसिंग को, रंगत को ना सांवला रखा है और वाइट रखा है, ताकि कल को इंस्पायरेशन बन जाए आवाम के लिए, जो स्पेशली सांवली रंगत वाली लड़कियां होती हैं उनके लिए। तो डांस का अभी तक कोरियोग्राफर का नहीं पता चल सका मुझे कि ये कौन थी जिन्होंने ये दिव्या जी को डांस करवाया था, क्योंकि ये 1992 के दौर का गाना है। और आई थिंक उस दौर में ना सरोज खान जी काफ़ी एक्टिव होती थी, और मुझे लगता है ये उनका ही गाना होगा। वो ही डांस करवाया करती थी जितनी भी हीरोइंस होती है, जितने भी आर्टिस्ट होते थे उस दौर में। और अब जब भी आप ये गाना सुने, अगर कभी आपको लगे ना आप बोरियत फील कर रहे हैं, सो आप ये वीडियो के साथ ये गाना देखा करें। इसका जो वीडियो है ना 6-7 मिनट की, कहीं भी आपको लैक नहीं फील होगा। ऐसा नहीं लगेगा कोई ऐसा मोमेंट आ गया कि आप बोर हो गए हो यार, बेजार हो गए हो, नहीं, प्रॉपर देखें। सिर्फ दिव्या जी को नहीं देखना जो पीछे डांस कर रहे हैं ना, उनको देखें, जो बैठे हुए हैं उनको भी देखें, लाइटिंग्स देखें। जब आप सब देखेंगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो गाना बनाया गया ना वो ऑल टाइम इज़ परफेक्ट। उन्होंने कोई भी इसमें कमी पेशी मेरे मुताबिक तो नहीं छोड़ी, हो सकता है आपके मुताबिक कहीं रह गई हो। सो म्यूज़िक बहुत अच्छा था। सो जी ये था मेरा फर्स्ट एनालाइज एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे बताना कि कैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, और क्योंकि मैंने कभी किए नहीं है ना, तो आपने मुझे बताना है। और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माजरत किसी के जज्बात हर्ट हुए तो माजरत। और ये वो सॉन्ग है जो 100 में से अगर 99% लोग हैं ना वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये वो गाना है, इसलिए इसको आइकॉनिक सॉन्ग कहा जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर दीजिएगा। ओके, सो कोई मिस्टेक होगी और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम वो ना आए। थैंक यू।